नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। दावोस से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखा है और दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश एक रणनीति निवेश केंद्र विषय पर आयोजित राउंड टेबल बैठक को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के लिहाज से देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में शामिल है। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए राज्य की औद्योगिक नीतियों और सुशासन और निवेश अनुकूलन और वातावरण की जानकारी दी और बैठक में विभिन्न देशों के उद्योगपतियों और निवेशकों ने हिस्सा लिया और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर गहरी रुचि दिखाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात सही है, रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद सईद अभी मालदीव के मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूँ और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है परस्पर आत्मीयता के। लेकिन एनर्जी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, खास करके हमारे लिए पोल्ट्री में भी, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और इस सब में भी बड़ी संभावना है और हम आपस में मिलकर के इसमें बड़े अच्छे ढंग से व्यापार करेंगे। हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देश के मध्य में, इसीलिए सभी प्रकार के वाहन अगर निर्माण होता है, ईवी वाले, तो वास्तव में हमारे यहाँ कई सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं और भारत में मध्य प्रदेश एक उनका हब बन रहा है और उसमें कई सारे लोग नए एमओयू करके भी हमसे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तो आप देखिएगा कि सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट करने वाले राज्यों में से अब मध्य प्रदेश हो गया, जो 3 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अपनी तेज गति से आर्थिक गति बढ़ाई है। और उसी प्रकार से आप देखिए, सबसे युवा देश की अगर श्रेणी में लेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा देश का तीसरा युवा राज्य है और इसी प्रकार से हमारे इन सारे प्रयासों के बलबूते पर बेरोजगारी की दर से 1% से हमारे आसपास आई है। तो ये हमारे राज्य की युवाओं को रोजगार दिलाने का, क्षमता, योग्यता के साथ वित्तीय संसाधन है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हमारे जो प्रयास विगत 2 वर्षों से प्रारंभ हुए, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। हमने ये 2026 साल पूरे साल को किसान कल्याण वर्ष के नाते से ही मनाया है। तो अलग अलग प्रकार से 16 विभागों को जोड़ करके हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर की उनकी क्रॉप अधिक कैसे उत्पन्न हो, क्रॉप के अलावा उसमें विविधीकरण कैसे हो, बहुफसली लाभ कैसे मिले, पशुपालन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन, किसान की अलग से आय कैसे बढ़े और प्रॉपर उसको एमएसपी पे रेट कैसे मिले, फूड प्रोसेसिंग इकाई खड़ी होकर के
फसल अगर उत्पादित हुई है तो उत्पादित फसल का सही दाम भी मिले और नष्ट होने से बचे। ऐसे बहुत सारे सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और सरकार ने बहुत ठोस निर्णय लिया, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ कि 2 साल के अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने स्पीड पकड़ी है और जैसे यहाँ जितने उद्योगपति आकर के हमसे मिल भी रहे हैं, 1 to 1 मिल रहे हैं, हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो सभी के आकर्षण मध्य प्रदेश बना हुआ है और मध्य प्रदेश उनका भरोसा कायम रखेगा। बीते लंबे समय से हम अलग अलग क्षेत्र में हमारी कई उपलब्धियां कर रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में बीते 2 साल से तो जबरदस्त रूप से निवेश को लेकर के हमारा सभी फोरम पर जाकर के बात करने का, अपने राज्य में कार्यक्रम करना, देश के अंदर के कार्यक्रम करना और जो हमारी अंदर की पॉजिटिवनेस है उसको ला करके समाज के सामने लाने का फायदा, जैसे पर्याप्त लेन देन हमारे पास जो बिजली सरप्लस है, हमारे निवेश के अंदर सरल व्यापार व्यवसाय करने के लिए 18 पॉलिसियां हमने लगाई है और इंडस्ट्री का कौन सा सेक्टर बचा है जिसमें हमने पर्याप्त ध्यान दिया है। एमएसएमई हो, हेवी इंडस्ट्री हो, माइनिंग सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में लगातार विकास के लिए इन्वेस्टमेंट पर्याप्त रूप से आ भी रहा और हमारे लिए ये अच्छी बात है कि आज दावोस में भी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं तो बीते अच्छे अनुभव के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास पानी, बिजली, युवा, सुरक्षित वातावरण और देश के मध्य में होने के कारण से हमारे आवागमन की सुविधा भी देश भर में कोई भी देश तैयार करता तो सरलता से पहुंचेगा। पर्याप्त हमारे एयरपोर्ट है जिससे हमारे लिए आवागमन की दृष्टि से उसी प्रकार से हमने अपने राज्य के अंदर भी निवेशकों के लिए भी टूरिज्म से हमने हवाई सर्विसेज भी चालू की है जिससे कम समय में वो जल्दी से अपनी इंडस्ट्री पे जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सिंगरौली, रीवा, सतना, जबलपुर ऐसे कई सेक्टर में हमारी निजी खुद की हवाई सेवा टूरिज्म के माध्यम से चालू की। रेल कनेक्टिविटी तो हमारे यही तरफ से जिसके कारण भविष्य में एयर कार्गो प्लेन तैयार करना, लेबर से जुड़े हुए बहुत सारे कानूनों में हमने संशोधन किया है जो आमतौर पर व्यक्ति के लिए सरलीकृत रूप से है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ कभी कोई हड़ताल नहीं होती, लेबर भी इतनी अच्छी है, सरल है, सब प्रकार के अनुकूलताओं के वातावरण में आपराधिक गतिविधि न के बराबर कोई इस तरह का वातावरण नहीं है। किसी प्रकार के कष्ट में सरकार हमेशा उद्योगपति के साथ भी कभी होती और मेट्रो को सॉर्ट आउट करने में लगातार काम कर रही है। इसलिए जो लोग जुड़े वो वर्षों से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जिनमें 50-50 साल होगा वो भी हमारे काम को और बढ़ाना चाहते हैं। और लास्ट में एक बार किसी कारण से इंडस्ट्री बंद होती है, कोई कारण से लॉस हो जाता है तो भी सरकार मुंह नहीं मोड़ती, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लेबर और उनके सारे प्रकरण का समाधान करके ही जनता के साथ भी धोखा नहीं होने देती और सरकार के साथ बचा करके उद्योगपति के लिए भी एक तरह से ये अम्ब्रेला का काम करती है। लखनऊ में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल के दौरान प्रशासनिक अनुशासन और बेहतर समन्वय की एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। कलेक्टर के नेतृत्व में आयोजित गणतंत्र दिवस रिहर्सल पूरी तरह अनुशासित और सुव्यवस्थित रही और जॉइंट सीपी कानून व्यवस्था की सटीक रणनीति चलते शहर में ट्रैफिक पूरी तरह नियंत्रित रहा और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा की नहीं हुई। और रिहर्सल के दौरान हजरतगंज क्षेत्र में उस प्रशासनिक तत्परता देखने को मिली जब एक एम्बुलेंस को तत्काल रास्ता उपलब्ध कराया गया और हजरतगंज इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने बेहद फुर्ती दिखाते हुए कुछ ही पलों में रास्ता क्लियर कराया और कलेक्टर, पुलिस और जिला प्रशासन के आपसी तालमेल ने परफेक्ट और मैनेजमेंट का उदाहरण पेश किया। और रिहर्सल के दौरान इमरजेंसी हैंडलिंग में प्रशासनिक परिपक्वता साफ आई और जॉइंट सीपी कानून व्यवस्था के निर्देशन में मैदान से लेकर चौराहे तक सटीक एक्शन देखने को मिला। परेड भी निर्बाध रूप में चलती रही और एम्बुलेंस भी सुरक्षित निकाली गई, जो बेहतर प्लानिंग और मजबूत ऑर्डिनेशन का प्रमाण है। कुल मिलाकर लखनऊ प्रशासन का मानन
विया और प्रोफेशनल चेहरा इस रिहर्सल के दौरान सामने आया। कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सिर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को ढूंढ ले, करके छोड़ेगी ना तो उसके इम्तिहान लेने कोई भी न दर्द की उसे फिक्र न चोट का ही कोई गणतंत्र दिवस से पहले आयोजित कल्चर इवनिंग में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में आयोजित इस कल्चर इवनिंग कार्यक्रम में देश के 15 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। इस सांस्कृतिक प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने रक्त बीजवाद पर आधारित बुंडेली फोक डांस प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया और उत्तर प्रदेश की इस प्रस्तुति ने न सिर्फ दर्शकों बल्कि निर्णायकों को भी खास प्रभावित किया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्रदान किया और वही तमिलनाडु की टीम को दूसरा और महाराष्ट्र की टीम को तीसरा स्थान मिला। गौरतलब है कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस में पहले इस तरह की फोक डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिससे देश की विविध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलती है। देश के डिजिटल भविष्य को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत ने भविष्य की 6G टेक्नोलॉजी के ग्लोबल स्टैंडर्ड में करीब 10% योगदान देने का लक्ष्य रखा है। बुधवार को ANI से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने भारत के 6G रोड मैप की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में शुरू किया गया 6G विजन डॉक्यूमेंट लगातार आगे बढ़ रहा है और इससे जुड़े संगठनों की संख्या 12 से बढ़कर अब 1800 तक पहुंच चुकी है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस पहल में केवल टेक्नोलॉजी कंपनियां ही नहीं बल्कि IIT, अन्य प्रतिष्ठित संस्था और देश के स्टार्टअप व इंटरप्रेन्योर की भी प्रक्रिया रूप से जुड़े हुए हैं और सरकार का उद्देश्य 6G फॉर्मुलेशन में भारत की मजबूत भूमिका सुनिश्चित करना है। वही 4G सैचुरेशन को लेकर मंत्री सिंधिया ने कहा कि देश में हर गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए सभी टेलीकॉम ऑपरेटर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब तक परियोजना शुरू हुई थी तब करीब 39,000 गांव अब भी नेटवर्क से भी वंचित थे। अब तक 21,000 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं और इस साल जून तक देश के
दूर दराज इलाकों में जोड़ने के लिए 5000 और टावर लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि भारत जल्द ही पूरी तरह 4G सैचुरेशन हासिल कर ले। Sir, India 6G roadmap. How prepared is the country in terms of technology, standard, and ecosystem? So the B6G alliance, which was set up by the Prime Minister based on his vision document for 6G, very early days in 2022, has been extremely active. It has grown from a group of 15 to 20 organizations to over 100 organizations involving not only technology players, equipment companies, but academicians from all IITs and respected institutions, to entrepreneurs, to across the board. Our target is to be able to contribute 10% of patents to the 6G formulation as and when ITU and 3GPP formalize that. That process is ongoing. We have 7 verticals which we are within Bharat 6G Alliance that is working assiduously on technology, on equipment, on use cases, on policy making across the board, and that is something that I also review on a quarterly basis. Sir, this scheme has boosted telecom equipment manufacturing. Yes, it What has. is the next phase of localization? So it has been a runaway success. We have 42 companies that have participated, almost over a lakh crore increase in turnover in terms of production, almost 22,000 crores in terms of exports, 35 to 39,000 jobs that have been created. So it has been a huge fillip to the telecom equipment manufacturing sector in India. And now with India's entry into the 4G manufacturing space, of which there were only 4 countries and 5 manufacturers, China, South Korea, Finland and Sweden, and India is the 5th entrant in the world into this special group. We will certainly see a great fillip. And so what we are talking about is 4G saturation. 4G saturation involves all operators to ensure that every village, every hamlet has connectivity. There are close to about 39,000 villages that were still not connected when we rolled out the 4G saturation project, involving close to about 25 to 26,000 towers to be laid to be able to provide that connectivity. I'm glad to report through you to our viewers that almost 21,000 towers have been laid. The remaining 5,000 towers will be erected latest by June of this year, end of June of this year, providing full 4G connectivity and full 4G saturation across every length and breadth of India. There are a number of issues with regard to laying out towers in inhospitable terrain, where there is an issue with regard to steep hills or with regard to weather. We have identified such 2,415 issues. I set up a ginger group that was looking at this from April, May onwards last year. I'm also glad to report to you that out of the 2,415 issues covering close to 2,600 towers, we have resolved close to 2,250 issues. Only 165 issues remain. What are those issues? Things like right of way, things like land access, things like handover of land to the telco company. So I have been coordinating, the ministry has been coordinating with both the state governments as well as the central government to be able to make sure that we facilitate that. And through you, I'd like to thank all the chief ministers as well as the central government ministers like the Ministry of Environment and Forests for their valuable assistance in being able to resolve these issues. Sir, India 6G तमिलनाडु की राजनीति को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने भरोसा जताया है कि आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके को करारी
शिकस्त देगा और गुरुवार को चेन्नई में अपने आवास पर AIADMK के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडपाडी के पलानीस्वामी से मुलाकात के बाद पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने DMK सरकार पर तीखा हमला बोला। पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने DMK सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन और विकास विरोधी नीतियों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि DMK सरकार विकास और जन कल्याण देने में पूरी तरह विफल रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशासन, भ्रष्टाचार और विकास विरोधी गतिविधियां DMK सरकार की पहचान बन चुकी है, जिसका खमियाजा राज्य की प्रगति को भुगतान पड़ रहा है। और पीयूष गोयल के इस बयान के बाद तमिलनाडु की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। Of visiting and having breakfast with our leader, the leader of the AIADMK alliance in Tamil Nadu, Mr. Edapadi Palaniswamy ji. I brought with me the greetings and good wishes of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, of Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, and the good wishes of the newly elected President of the Bharatiya Janata Party, Shri Nitin Nabin ji. Thiru Palaniswamy is my old friend. I have very high regard for him, and I am confident that under the leadership and guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi ji at the center and Thiru Palaniswamy ji in Tamil Nadu, the NDA alliance will completely throw out the DMK government, the corrupt, incompetent, compromised and anti-development government of DMK is certainly going to lose this election, because the people of Tamil Nadu, my brothers and sisters of Tamil Nadu, the youth of Tamil Nadu, the women of Tamil Nadu, the farmers of Tamil Nadu, the laborers of Tamil Nadu, all have realized that other than family rule and corruption, the DMK government has done nothing for the welfare and prosperity of Tamil Nadu. The infrastructure is crumbling, and misgovernance, corruption, anti-development activities is the symbol and only achievement of DMK. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।